ये तो मुझे क्यों तंग करते रहते हो? तुम अभी छोटे हो, तुम ऐसी बातें ना किया करो। खाला मैं अभी छोटा नहीं रहा, मैं काबिल हो चुका हूँ, अभी मैं सब कुछ कर लेता हूँ। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? प्लीज मेरी बात मान लो, मैं खुश रखूंगा आपको। अब की बात किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको भी एक बात मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अब हुक्म तो करें। ठीक है, फिर आज मैं तुम्हारे साथ वो सब बातें करूंगी जो बातें मैं तुम्हारे खालू के साथ करती थी। ठीक है, फिर अभी चलते हैं, घर में कोई नहीं है। हाँ चलो। अपनी बातें मुकम्मल कर लेते हैं अभी। आयशा खाला ने धीमे लहजे में कहा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसीलिए जब भी शाम गहरी होने लगती है तुम मुझे अपने कमरे में बुला लिया करना। उस रात घर में हम दोनों ही अकेले थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी और तेज हवा दरवाजों को पूरी ताकत से झकझोर रही थी। मैंने आवाज दी, हारिस, मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह हल्की सी बेचैनी के साथ किसी काम में उलझी हुई थी, जबकि कमरे की बत्ती बार बार जल बुझ रही थी। शुरू में मुझे यही लगा कि वह वाकई अंधेरे से डरी हुई है, मगर उनकी बेचैनी में जैसे कोई और ही बात छुपी हुई महसूस हो रही थी। 2 महीने पहले कामरान खालू विदेश रवाना हो गए थे और मैं पहली बार उनकी नई शादी के बाद छुट्टियां बिताने यहाँ आया था। अम्मी और अब्बू मुझे भेजने के हक में नहीं थे, मगर कई बरस बाद खालू से मिलने की खुशी में मैंने उन्हें राजी कर लिया। लेकिन घर पहुंचते ही एक अजीब सा माहौल महसूस होने लगा। आयशा खाला की आंखों में जैसे कोई अनकही बात कैद थी। कभी यूं लगता कि वह कुछ कहना चाहती हैं और कभी ऐसा महसूस होता जैसे वह खुद किसी अनजाने डर में मुब्तला हो। मुझे क्या मालूम था कि यह तूफानी रात मेरी जिंदगी के सबसे अनोखे सफर की शुरुआत बनने वाली है। इससे पहले जब हम घर के बाहर आए थे तो गेट पर ताला लगा हुआ था। खालू ने फोन पर बस इतना ही कहा था, हारिस को अंदर जाने देना, बाकी सब आयशा समझा देंगी। लेकिन वह किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, यह बात मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाया था। कामरान खालू और आयशा खला खरीदारी के लिए गए हुए थे और हमें बताया था कि वापसी में कुछ देर हो सकती है। इसीलिए मैं और अब्बू घर के बाहर ही उनका इंतजार करते रहे। करीब 2 घंटे बाद वह दोनों वापस आए। अब्बू ने सड़क पर ही खालू से मुलाकात की और फिर अपने घर लौट गए। आयशा खाला ने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और खामोशी से बैठी हुई थी। घर के अंदर आते ही जब उन्होंने दुपट्टा हटाया तो मेरी नजर बेख्तियार उन पर ठहर गई। वह किसी फिल्मी अदाकारा की तरह हद दर्जा खूबसूरत लग रही थी। कामरान खालू हमेशा की तरह सादा मिजाज और शरीफ इंसान थे। मैं शायद कुछ लम्हों तक यूं ही उन्हें देखता रहा। तभी खालू ने मुस्कुराते हुए कहा, हारिस साहब कहाँ खो गए? मैं कब से आवाज दे रहा हूं। मैं शर्मिंदगी से बोला, नहीं खालू, बस ऐसे ही। फिर मैं आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया। कई साल बाद मिलने की खुशी हम दोनों के चेहरों से साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद आयशा खाला भी मेरे करीब आई और बहुत प्यार से मुझे गले लगाया। अजीब बात यह थी कि यह हमारी पहली मुलाकात थी, मगर फिर भी अजनबियत का कोई एहसास नहीं हो रहा था। कामरान खालू के घर आए हुए मुझे 2 दिन गुजर चुके थे। उन 2 दिनों में आयशा खाला ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी मोहब्बत से पेश आई कि मुझे यूं लगा जैसे मैं वाकई यहाँ पूरी छुट्टियां बिताने आया हूं। मगर मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अब एक नाजुक मोड़ लेने वाली है। तीसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो घड़ी 8 बजा रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि कामरान खालू अपना बैग पैक कर रहे थे। मैं चौंक गया। खालू, आप इतनी सुबह बैग क्यों पैक कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? कामरान खालू ने गहरी सांस ली और बोले, हारिस, मुझे एक बेहद जरूरी काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। मैं हैरानी से बोला, खालू, मुझे आए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, खालू, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। खालू की आवाज एकदम गंभीर हो गई। मैं उनके लहजे में जिम्मेदारी और सच्चाई देखकर खामोश हो गया और आहिस्ता से बोला, ठीक है खालू, शाम तक मैं अब्बू को बुला लेता हूं, फिर मैं भी वापस अपने घर चला जाऊंगा। आपके बिना यहां रुकने का क्या फायदा? खालू ने नफी में सिर हिलाया, नहीं हारिस, तुम यहां से नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले सफर करो। जब तक मैं वापस नहीं आता, आयशा की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखता रह गया। खालू ने मजबूत लहजे में कहा,
आयशा को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर उन्हें किसी भी वक्त मदद की जरूरत हो तो बिना झिझक उनका साथ देना, चाहे वक्त कोई भी हो। उस लम्हे मैं उनकी बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ सका। बस इतना महसूस हुआ कि वह वाकई आयशा के डर के बारे में फिक्रमंद हैं। मुझे अजीब लगा कि शादी के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर क्यों महसूस होता है, मगर मैंने खामोशी इख्तियार की। ठीक है खालू, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया। इसके बाद मैंने खालू के बैग पैक करने में उनकी मदद की। हम उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गए। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले खालू ने मुझे मजबूती से गले लगाया और आहिस्ता से कहा, हारिस, अपनी खाला का ख्याल रखना, वहां वह अकेली नहीं होंगी। कामरान खालू को रुखसत करने के बाद मैं और आयशा खाला खामोशी से घर वापस आ गए। उस खामोशी में भी एक अनकही सी परेशानी हमारे साथ साथ चलती महसूस हो रही थी। घर पहुंचने के बाद पूरे मकान में सिर्फ हम दोनों ही रह गए थे। मैंने सोचा था कि छुट्टियों में कामरान खालू के साथ पूरा शहर घूमूंगा, हंसी मजाक करूंगा, मगर उनके अचानक चले जाने से मेरा सारा प्लान बदल कर रह गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है वह खालू से कम और आयशा खाला से ज्यादा जुड़ा होगा। उसी रात जब कामरान खालू रवाना हो चुके थे, मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था, मगर कुछ ही देर में दिल उकता गया। मैंने सोचा हॉल में जाकर टीवी देख लिया जाए। जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया और सोफे पर बैठा, आयशा खाला आकर मेरे करीब खड़ी हो गई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वह बोली, चलो थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, माहौल भी बदल जाएगा। ये कहकर उन्होंने स्कूटी निकाली और मुझे रात की ठंडी हवा में आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गई। हम सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे। मैं स्कूटी के पीछे बैठा था और हवा में हल्की सी खुनकी घुली हुई थी। अचानक सड़क पर एक झटका लगा और मेरा हाथ बेध्यानी में आयशा खाला की कमर से जा लगा। मैंने फौरन शर्मिंदगी से हाथ पीछे खींच लिया, मगर उन्होंने पीछे मुड़कर नरमी से कहा, हारिस, गिर न जाना, पकड़ लो। यह कहकर उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर के करीब रखवा दिया, बस इसलिए कि मेरा संतुलन खराब ना हो। उनके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक बड़े की सी फिक्र झलक रही थी। जब हम घर वापस आए और दरवाजा खोला तो अचानक बिजली चली गई। पूरा घर एकदम गहरे अंधेरे में डूब गया। मैं आयशा खाला के बिल्कुल पीछे खड़ा था। बाहर आसमान पर भी बिजली की चमक तेज हो गई थी। अचानक आयशा खाला घबराकर पलटी और मुझे जोर से थाम लिया। उनके लहजे में सच्चा डर साफ महसूस हो रहा था। उनके हाथ मेरे कंधों पर थे। मैंने फौरन कहा, घबराइए मत, मैं हूं ना। उसी लम्हे मुझे पहली बार समझ आया कि कामरान खालू ने जाते वक्त क्यों कहा था, तुम्हारी खाला को अंधेरे से बहुत डर लगता है, उनका ख्याल रखना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, इसलिए बस वहीं खड़ा रहा। करीब 5 मिनट तक वह मुझे थामे रही। फिर अचानक बिजली आ गई। रोशनी होते ही आयशा खाला जैसे होश में आ गई। वह फौरन मुझसे अलग हो गई और नजरें झुका ली। मुझे माफ करना, इतना कहकर वह शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। जो कुछ अचानक हुआ था उसने मुझे पूरी तरह उलझा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं और इस कैफियत को कैसे समझूं। कुछ देर बाद मुझे कामरान खालू की वह बात याद आ गई जो वह घर से निकलते वक्त कह गए थे, आयशा को अंधेरे से बहुत डर लगता है और उनकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मेरे जहन में एक नया ख्याल जन्म लेने लगा कि शायद आयशा खाला ने अंधेरे का सहारा सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वह मुझे अपने करीब कर सकें। इसी सोच के साथ मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, मगर बिस्तर पर लेटते ही आयशा खाला बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगी। वह काफी मॉडर्न थी, जबकि मैं एक छोटे से गांव में पला बढ़ा लड़का था। इसलिए उनका अंदाज, उनकी बातें, सब कुछ मुझे बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि आयशा खाला किचन में चाय बना रही थी। उनकी तरफ देखते हुए मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था और मैंने महसूस किया कि वह भी चुपके चुपके मुझे देख रही थी। हम दोनों के दरमियान हल्की सी झिझक हायल थी। जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गया तो आयशा खाला अचानक मुस्कुराते हुए बोली, अरे हारिस साहब, इतनी शर्मिंदगी क्यों? मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं वाकई बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। ये कहकर वह हल्की सी मुस्कुराई और फिर बोली, और हाँ, जो मैंने तुम्हें गले लगाया था ना, वह बस मजाक में था। तुम मेरे भांजे हो और मैं तुम्हारी खाला हूं, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं यह हक खुले दिल से लूंगी। उनके अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया।
उन्होंने हंसते हुए दोबारा मजाहन मुझे हल्के से गले लगा लिया, मगर इस बार मेरे दिल में कुछ अलग ही जज्बात जागने लगे। मुझे खुद भी महसूस होने लगा था कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। शायद कामरान खालू को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हालात इस तरफ भी जा सकते हैं। कुछ दिन गुजर गए। एक शाम मुझे अचानक समोसे खाने का दिल चाहा। मैंने सोचा ये बात आयशा खाला को बता दूं और उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने इजाजत लिए बगैर अंदर झांका तो देखा कि आयशा खाला बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई मोबाइल में कुछ देख रही थी। उनका अंदाज देखकर मेरे दिल में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर आहिस्ता से बोला, खाला, मगर वह सुन न सकी। वह मोबाइल में इतनी मग्न थी कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने उनके मोबाइल में झांका तो काशिफ को रुखसत करने के बाद मैं और आयशा खामोशी से घर वापस आ गए। उस खामोशी में भी एक अनकही सी बेचैनी हमारे साथ साथ चलती महसूस हो रही थी। घर लौटने के बाद पूरे मकान में सिर्फ हम दोनों ही रह गए थे। मैंने सोचा था कि छुट्टियों में काशिफ के साथ पूरा शहर घूमूंगा, हंसी मजाक करूंगा, मगर उनके अचानक रवाना हो जाने से मेरा सारा मंसूबा बदल कर रह गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में जो वाकयात पेश आने वाले हैं वे काशिफ से कम और आयशा से ज्यादा जुड़े होंगे। उसी रात जब काशिफ जा चुके थे, मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था, मगर कुछ ही देर में दिल उकता गया। मैंने सोचा हॉल में जाकर टीवी देख लिया जाए। जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया और बैठा, आयशा आकर मेरे करीब खड़ी हो गई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वह बोली, चलो थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, माहौल भी बदल जाएगा। ये कहकर उन्होंने स्कूटी निकाली और मुझे रात की ठंडी हवा में आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गई। हम सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं स्कूटी के पीछे बैठा था और हवा में हल्की सी खुनकी घुली हुई थी। अचानक सड़क पर एक झटका आया और मेरा हाथ बेइख्तियार उनकी कमर से जा लगा। मैंने फौरन शर्मिंदगी से हाथ पीछे खींच लिया, मगर उन्होंने पीछे मुड़कर नरमी से